नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। आज कल की हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी ने हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली में काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है। इसी बदलाव के चलते हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों और दर्द से गुजर रहा है। इसमें आजकल सबसे ज़्यादा घुटने का दर्द आम समस्या हो गई है। युवा हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला, सभी घुटनों के दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं। घुटना शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट होता है, जिसका इस्तेमाल हम दिन भर में सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और स्थिति घुटने के प्रत्यारोपण तक की भी आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम घुटने का दर्द क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके निदान क्या है और उपचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही घुटने का प्रत्यारोपण करवाना चाहिए या नहीं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसी चर्चा को करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमित मीणा जी। आप जोड़ प्रत्यारोपण एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और काफ़ी वर्षों से निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको हाल ही में अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा बेस्ट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का अवार्ड मिला है। तो डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आजकल घुटने की समस्या आम समस्या हो गई है, क्या लगता है सर आपको, और ये घुटने का दर्द होता क्यों है? जी थैंक यू। देखिए, घुटने का दर्द जो होता है वो दो कारण से हो सकता है। या तो आपको घुटने में चोट लगी है या फिर चोट नहीं लगी है। देखिए, अगर चोट लगता है तो घुटने में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लिगामेंट भी बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं या फिर कार्टिलेज बोलते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर में इंजरी अगर हो गया, चोट लग गई, तो फिर आपको घुटने में दर्द होता है। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि घुटने में चोट लगे बिना ही घुटने में दर्द होता जा रहा है और ये बुजुर्ग सभी परेशान बिल्कुल सर। तो इसमें क्या करना है कि वक्त के साथ साथ में अपना घुटना धीरे धीरे उसमें टूट फूट होती रहती है, और ये जो टूट फूट है समय के साथ में एकत्रित होती रहती है। जब देखा जाए 40 साल 45 साल में जाके उस टाइम पे डीजनरेटिव चेंजेस, जिसको ये टूट फूट बोलते हैं सिंपल भाषा में, तो ये डीजनरेटिव चेंजेस के कारण घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब इसके कई कारण हैं। खान पान बिल्कुल एक जीवन शैली चेंज बिल्कुल, हम कसरत नहीं कर रहे जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। हम ऐसा खा रहे हैं जिसमें हमारे कैल्शियम विटामिन डी की कमी है। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसके कारण ये समस्या वक्त के साथ में बढ़ती जा रही है। मेनली ये कहाँ पर हो रहा है घुटने का दर्द, मतलब अपन किस चीज़ से समझे कि यहाँ पर घुटने का दर्द हो रहा है? जी बिल्कुल, आसान तो मैं आपको मेरे पास एक नी मॉडल है, उसके द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि दिक्कत क्या होती है। देखिए, ये आपका एक नी है जिसमें आपके ये ऊपर की पाली आ गई, जिसको अपन पटेला बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पटेला को साइड में कर लूँ तो अपने पास में ये आ जाता है नी। ठीक है, ये अपने पास में शिन बोन है जिसको अपन टीबिया बोल देते हैं, और ये अपनी थाई बोन है जिसको अपन फीमर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बोन मिलके अपना जोड़ बनाती है जिसको अपन नी जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, साथ में आप ये ब्लू स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं नीला वाला, ये गद्दी होती है, इसको अपन मेनिस्कस बोलते हैं। इस मेनिस्कस का काम होता है कि जो अपन जोड़ में लोड आता है उस लोड को लेना, हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ में ये गद्दी फटने लग जाती है। जब ये गद्दी फटती है तो अपनी जो ये स्मूथ सरफेस है जिसको अपन कार्टिलेज बोल रहे हैं, ये कार्टिलेज और ये नीचे का कार्टिलेज, दोनों बोन का कार्टिलेज आपस में रगड़ खाता है। अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो दोनों हड्डियां रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन खाएगी, और इस फ्रिक्शन के कारण अपन को पेन होएगा। तो ये इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। तो ये एक समस्या है जो इन दिनों बढ़ती जा रही है। जो कट की आवाज़ आती है उठते बैठते वक्त, उसका कारण? जी बिल्कुल, अगर कट की आवाज़ की समस्या ये है, या तो अपनी यहाँ पे छोटी लूज बॉडी बन गई, इसका मतलब है कि छोटी बोन टूट के जॉइंट में पड़ गई है, या फिर अपनी मसल वीक है जिसके कारण कट कट की आवाज़ आ रही है। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जा रहा है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, इसको किस तरीके से समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक दूसरे मॉडल से समझाता हूँ। ये अपना नी है, जैसे ये ब्लू सरफेस है, ये सामान्य है, हाँ, ये कार्टिलेज है, ये सामान्य है। ठीक है, काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। मतलब आपका कार्टिलेज जिसको बोलते हैं ग्रीस आम भाषा में, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा मॉडल समझाता हूँ जिसमें ये देखेंगे कि ये जो रेड पार्ट है, ये कार्टिलेज यहाँ का खराब हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है, वक्त के साथ में जब ये ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी से रगड़ खाएगी, लोड लेगी, तो ये कार्टिलेज वाली सरफेस है, ये खराब हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। जब ये खत्म होगी तो नीचे वाली हड्डी से जैसे दोनों तरफ से खत्म होती है या फिर सिर्फ एक ही तरफ? बिल्कुल, ये एक अच्छा पर्सन है। देखिए, ये बीच में एक गद्दी होती है, जैसे अपन को उसमें भी दिखाया गया, मेनिस्कस जिसको बोलते हैं। ये गद्दी जब फटेगी ना तो ये नीचे से भी खराब होएगा और ऊपर से भी खराब होएगा, तो ये दोनों तरफ से होती है।
दोनों तरफ से होती है ये। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद में नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है, तो नी रिप्लेसमेंट में अपन विशेषकर किन चीज़ों को रिप्लेस करते हैं? ओके, ये अक्सर ये समझा जाता है, ऐसी भ्रांति है कि पैर को काटा जाता है या फिर घुटना चेंज किया जाता है, लेकिन घुटना तो वही रहता है, चेंज क्या होता है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रश्न है जिससे हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपका पूरा घुटना काटा जा रहा है और फिर कुछ नया घुटना लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए होता है क्या है, मैंने आपको अभी भी समझाया कि ये आपका जो स्मूथ सरफेस है जिसको हम कार्टिलेज बोल रहे हैं, ये खराब हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका नीचे का कार्टिलेज खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, आपकी जो खराब सरफेस है उसको हटाते हैं और हम उसकी जगह मेटल की सरफेस लगाते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटल की सरफेस है, आपकी ये जाएगी थाई बोन के पास में, ये यहाँ लगेगी। सिमिलरली ये दूसरी सरफेस है जो आपको नीचे की तरफ लगेगी ऐसे। इसमें आपका कोई घुटना नहीं काटा जाता है, केवल जो सरफेस है उसको ख़राब किया जाता है। अगर मैं आपको इसको जोड़ के दिखाऊं तो ये आपका घुटना इस तरह से रहता है, नी रिप्लेसमेंट। हाँ जी, हाँ। तो ये ऊपर का सरफेस है, ये आपका थाई बोन है, ये नीचे की सरफेस आपकी शिन बोन है जिसको टीबिया बोन बोलते हैं, और ये बीच में एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ये अपनी गद्दी की तरह काम करता है, जो कि गद्दी अपनी खराब हुई है। तो ये पूरा जैसे आप पैर को मोड़ेंगे, पूरा करेंगे, ये सब कुछ पूरा मूवमेंट होएगा, और ये मूवमेंट फ्रिक्शन लेस होता है, तो इसमें कोई पेन नहीं रहेगा आपको। जो अपन जिस पेन से अपन जूझ रहे थे, जो कि रगड़ खाने से हो रहा था, अब वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक स्मूथ सरफेस दे दिया है इस जॉइंट को। तो इसमें ये दोनों साथ में चेंज हो गए या किसी की जो नीचे वाली जो हड्डी है वो सही काम कर रही है, ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट अपना 2 हड्डियों से बन रहा है, ठीक है। अगर आप एक हड्डी को चेंज करते हैं, दूसरी को नहीं करते, तो वो जो सरफेस है, ये जो मेटल सरफेस है, ये इसके साथ में ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये ठीक से चल नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में अपन दोनों को ही चेंज करते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि केवल एक सरफेस खराब है और दूसरी बची रहे। अगर आपका एक सरफेस खराब है तो इवेंचुअली ऑटोमेटिकली दूसरी सरफेस खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रगड़ खाएगी तो खुद अकेली तो रगड़ खाएगी नहीं, कोई दूसरी चीज़ के साथ रगड़ खाएगी, और जिसके साथ रगड़ खाएगी वो ऑटोमेटिकली खराब होएगी। तो ये दोनों ही चीज़ खराब होती है और दोनों को ही अपन को चेंज करना पड़ता है। जो नेचुरल तरीका रहता है उसमें तो अपने पास में लुब्रिकेंट्स हैं जो उसको मूव करने में मतलब बिल्कुल फील करवाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर ये कैसे काम करता होगा? देखिए ये जो सरफेस है, मैंने ये बताया है, इसको पोली बोलते हैं। ये सरफेस क्या है? ये बियरिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मेटलर्जी की टर्म में बात करें या मतलब धातु विज्ञान के रूप में बात करें, तो इसकी फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो हमको कोई लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती कि इसको जो लुब्रिकेशन की चाहिए। ये बहुत स्मूथ होता है, ऑलरेडी स्मूथ है, ये बहुत स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये फ्रिक्शन लेस मूवमेंट है और पूरा मूवमेंट आता है। अच्छा, पूरा मूवमेंट आता जी। है। तो ये नी रिप्लेसमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अगर मान लीजिए आपको नी पेन होता है और आपका नी पेन 2 या 3 बार आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है दिन में, उसके बाद भी आपका पेन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ये अधिक समय तक तो आप पेन किलर ले नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना पेन किलर ले लीजिए, लेकिन उससे क्या हो रहा है? आपका किडनी में नुकसान हो रहा है, आपका लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो अधिक समय तक आप पेन किलर ले नहीं सकते, और पेन इतना है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब हम एक्सरसाइज आपको करके देख लिए, हमने आपका वज़न कम करवाने की कोशिश कर ली, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, और हम जितना भी दवाई है वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा है। अब ये एक स्थिति है जब हमको सोचना चाहिए कि क्या नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। देखिए नी रिप्लेसमेंट डायरेक्टली नी पेन हुआ और नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। मैं बोलूँगा मेरी प्रैक्टिस में 100 में से अगर 100 मरीज़ को नी पेन है तो मैं 95 का नी रिप्लेसमेंट नहीं करता, वो 95 लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो 5 लोग हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, आप ट्राई करके देखिए। अगर आप बिना नी रिप्लेसमेंट के हो सकते तो ठीक है, लेकिन ये 5 लोग वो होते हैं जिनमें ये कार्टिलेज पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ आप कितना भी दवाई दे दीजिए, जैसे ये फ्रिक्शन करेगा वैसे ये पेन होएगा, और इंटरेस्टिंगली जो दवा का असर है वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रहेगा। जैसे 3-4 घंटे के बाद में दवा का असर कम होगा, फिर पेन आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है। ना आप दौड़ पा रहे हो, ना घूम पा रहे हो, ना पार्क जा रहे हो, ना सोशल गैदरिंग में मतलब अपने परिवार के कार्यक्रम में आप जा पा रहे हो। तो इससे क्या है? ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। तो इस टाइम पे अगर हम देखा जाए, तोला जाए क्या हमको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो कराने के
के बाद में देखा गया है कि मरीज वापस से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक वॉक कर पा रहा है, कोई पेन नहीं है, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसकी सही इंडिकेशन है, मतलब क्या उसको सच में कराने की ज़रूरत है, क्या ये इतना ज़्यादा डैमेज है। अगर इतना ज़्यादा डैमेज है तो ही कराया जाए तो इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज में, जैसे मैं बोलूँ हल्का सा अभी घिसना शुरू हुआ है, उसमें नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो मैं कहूँगा कि शायद रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपने जैसा कि अभी बताया कि 95% को मैं सलाह देता हूं कि नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाए, और 5% जिनको ज़्यादा होता है उनको मैं सलाह देता हूं कि नी रिप्लेसमेंट करवाया जाए। तो ये जो 95% है उनको अगर नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है तो उनको क्या कुछ उपाय करें? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पर्सन है, मैं ये बोलूँगा। और ये हमारे दर्शकों अधिकतर ऑपरेशन से हर कोई बचना चाहता है। जी बिल्कुल, तो मतलब बिना ऑपरेशन की अगर नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत ना पड़े और अपना घुटना पहले की तरह काम करता रहे। जी बिल्कुल, इसके लिए क्या कुछ बिल्कुल। देखिए होता क्या है, अगर आपका ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, और हम आपको सबसे पहली सलाह देते हैं थोड़ा वजन कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका पूरे शरीर का जो वजन है वो आपकी नी पे जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आज की डेट में अगर 80 किलो आपका शरीर का वजन है तो नी पे 80 किलो जा रहा है। अगर आपने 70 किलो वजन कम 10 किलो कम करके 70 किलो पे पहुँच गए तो मानिए कि नी को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है और आपका पेन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वेट कम कीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ये कुछ मसल ग्रुप्स हैं नी के अराउंड जो काम करते हैं, इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे अभी आपकी मसल्स वीक है, मसल वीक होने के कारण पूरा का पूरा लोड आपका जोड़ पे जा रहा है, लेकिन जब आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपका जो बॉडी का लोड है वो बोन के साथ में, जोड़ के साथ में मसल भी सहन करने लगेगी, मसल भी उसको लेने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका मसल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वेट कम करना, एक्सरसाइज करना, साथ ही साथ में कुछ हम मेडिकेशन देते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी की मेडिकेशन हो गई, ये आपका थोड़ा सा सप्लीमेंट का काम करती है। और इन द मीन टाइम हम आपको थोड़े दिन के लिए पेन किलर हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते के लिए देते हैं, ताकि आप कसरत करने लायक बन सकें। अगर आपको दर्द रहेगा तो आप कसरत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल जाए और उसके बाद में फिर आप एक्सरसाइज और ये चीज़ों पे ध्यान दें। और देखा गया है कि बहुत सारे लोग 70% 80% लोग इसको अवॉइड भी करते हैं 5 साल 7 साल के लिए। हालांकि 10 साल बाद में जब पूरा ही डैमेज हो जाए तो कराना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना डिले कर सके उतना करना चाहिए बाय डूइंग ऑल दोज थिंग्स। काफ़ी जगह ये कहा जाता है कि घुटने का दर्द 15 दिन में ठीक करें, 20 दिन में ठीक करें, ये दवाई लीजिए, वो दवाई लीजिए, ये स्प्रे कीजिए, वो कीजिए। क्या ये भी संभव है? ऐसा कुछ है? देखिए मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कि कोई भी दवा जो लेते हैं उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें है क्या। नॉर्मली दवाई जो आपको 7 दिन का ऑफ़र 10 दिन का ऑफ़र दे के बोलते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, उसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड की एक खास बात क्या होती है कि आपको तुरंत पेन रिलीफ देता है, लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल भर बाद में, तो पेन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। दूसरा चीज़ क्या है, उसके अंदर जो स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है वो जोड़ में तो आया ही आया, साथ में आपके हिप जॉइंट में आ गया, आपके लीवर में आ गया, आपकी स्किन में आ गया, बहुत जगह उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो ये एक सही सलाह नहीं है, दर्शकों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है नी पेन के लिए। आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा, वजन कम करना होगा, एक्सरसाइज जो समझाई जाए वो करनी होगी, और साथ ही साथ में बाकी चीज़ों का परहेज़ रखना होगा। अब जैसे परहेज़ की बात आई गई तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप उकड़ू बैठते हैं, उकड़ू बैठने में क्या है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं जिसमें उकड़ू बैठना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना की जाए जिसमें जॉइंट पे प्रेशर पड़े, जैसे उकड़ू बैठना, आलकती पालकती मारना, या फिर बहुत तेज़ी से रनिंग करना। हालांकि जब पेन होगा तो आप रनिंग वैसे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फेज़ होता है लाइक 50 साल के आसपास, उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कीजिए। जैसे साइकिलिंग आप कर रहे हैं, स्विमिंग आप कर रहे हैं और वॉकिंग आप कर रहे हैं, बट अवॉइड रनिंग एंड एनी एक्टिविटी जिसमें आपका ज़्यादा लोड पड़ रहा है। लेकिन जब साइकिलिंग करते हैं उसमें भी घुटनों पर तो लोड पड़ता ही है। हाँ देखिए, एक तरफ वॉकिंग का मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब साइकिलिंग का बोल रहे हैं। देखिए वॉकिंग मना नहीं है, वॉकिंग बिल्कुल कीजिए। रनिंग जिसमें रनिंग में लोड ज़्यादा आ रहा है उसको थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। रही बात आप
साइकिलिंग की, तो साइकिलिंग में ऐसा है कि आपका कभी भी प्रेशर नहीं पड़ रहा, आपका जो फुट है और जो पेडल है वो कांस्टेंट एक उसमें है, कांटेक्ट में। तो जब कांटेक्ट कांस्टेंट रहेगा तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार पैर हट रहा है फिर वापस से नीचे लोड पे जा रहा है। रनिंग में क्या होता है, आपने पैर रखा फिर उठाया फिर रखा फिर उठाया, तो ऐसे बार बार लोडिंग अनलोडिंग होती है। लेकिन साइकिलिंग में एक कांस्टेंट रहता है और ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा प्रभावी मैं बोलना चाहूँगा आपको। चाहे वो जिम में स्टेशनरी बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो या फिर आप स्विमिंग की फॉर्म में हो या अगर घर में सुविधा हो अंडर वाटर वॉक कर सके, जिसका मतलब है कि आपका घुटने के बराबर का पानी हो स्विमिंग पूल में और उसमें काफ़ी तेज़ी से चला जाए, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा मतलब आपकी मसल्स एक्टिव रहेगी और पेन कम होएगा। नी रिप्लेसमेंट जब करवाता है कोई व्यक्ति तो उसकी वैलिडिटी कब तक मानी जाए, मतलब? ओके, तो ये भी एक बेहतरीन आपने पर्सन पूछा सर मेरे से। नी रिप्लेसमेंट में नॉर्मली देखा जाए तो 25-30 साल तक आपका जॉइंट बिल्कुल ठीक रहता है अगर इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो। नी वैलिडिटी मैं कहूँगा कि आप 70 साल 60 साल में अगर नी रिप्लेसमेंट करा रहे हो, 90 साल 95 साल तक कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट 30-35 साल बहुत अच्छे से चलता है। 15-20 साल तक तो मतलब इसको सर बिल्कुल बिल्कुल 25 साल तो आप मान के चलिए कि 25 साल आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आजकल शुगर के पेशेंट भी ज़्यादा है, तो ऐसे कोई पेशेंट जिनको ऑलरेडी वो किसी बीमारी को भुगत रहे हैं, जैसे शुगर का ही एग्जांपल लेते हैं, तो वो जो पेशेंट है क्या वो नी रिप्लेसमेंट आराम से करवा सकता है? उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान इन दिनों शुगर का वर्ल्ड कैपिटल है, सबसे ज़्यादा मरीज शुगर के हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। और शुगर नॉर्मली होता है जब आप थोड़ा एल्डरली एज में जाते हैं, 50 से 40 इस उम्र में होता है, साथ ही साथ में आपका नी पेन भी इसी उम्र में हो रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नी रिप्लेसमेंट में जिन पेशेंट में हाई लेवल का शुगर होता है उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो पेशेंट जिनमें शुगर है उनका हमको 3 साल का कुमुलेटिव शुगर लेवल देखना है। इसका मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि 3 महीने में आपने कितना शुगर कंट्रोल रखा, 3 महीने का। इसको हम HbA1c एक टेस्ट आता है उसके थ्रू हम चेक करते हैं। अगर आपका वो शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में 6-7 के आसपास है तो हम आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं और आपका ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आपका HbA1c 10 है 9 है, तो ये एक सही सलाह नहीं है कि आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। पहले आप शुगर कंट्रोल कीजिए दवा के माध्यम से और जो भी आप डाइट मॉडिफिकेशन है उसके थ्रू, और उसके बाद में फिर अपना धीरे जब आपका कंट्रोल हो जाए तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। और शुगर कंट्रोल ना हो तो नी रिप्लेसमेंट किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता? आइडियली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप नी पेन का सॉल्यूशन नी रिप्लेसमेंट के लिए आए लेकिन आप एक इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं तो ये एक सही सलाह नहीं है। तो आइडियली आपका नी शुगर कंट्रोल होना चाहिए नी रिप्लेसमेंट से पहले। ये जो आप नी रिप्लेसमेंट बता रहे हैं उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? जी देखिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए जब हमने देख लिया कि आप सही कैंडिडेट है, इसका मतलब कि आपको ग्रेड 4 कार्टिलेज इंजरी है, इसका मतलब है कि आपका कार्टिलेज पूरा घिसा हुआ है, कोई कार्टिलेज बचा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जब आपको सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में हम आपका पूरा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें हम आपका शुगर देखते हैं, आपका ब्लड देखते हैं। जब हर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है तो हम आपका ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। ऑपरेशन में हमको नॉर्मली 40 से 50 मिनट एक नी रिप्लेसमेंट में लगते हैं। और पेशेंट को एक दिन एडमिट रखते होंगे? जी बिल्कुल, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता होगा? जी बिल्कुल। तो आज हमने कल अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट होना है तो आज हम उसको एडमिट करके हम उसका पूरा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कल हमने उसको ऑपरेट किया, ऑपरेशन के 5-6 घंटे बाद में हम मरीज को खड़ा कर देते हैं। ऑपरेशन कितने टाइम का होता है? ऑपरेशन लगभग 40-50 मिनट का होता है। हाँ 40 मिनट में आप ये दोनों चेंज? हाँ 40-50 मिनट में हम आपका इंसिजन लेके पूरा इंसिजन बंद कर देते हैं। अच्छा। पूरा आपका ये जोड़ है ये सब अंदर हम इसमें डाल देते हैं। तो मैं बोलूँ ऑपरेटिव टाइम विल बी लाइक 50 मिनट के तकरीबन रहेगा। और जैसे ही आपका ऑपरेशन कर दिया आप 3 घंटे 4 घंटे बाद में आपको हम खड़ा कराते हैं वॉकर के थ्रू। आप आराम से वॉकर के थ्रू खड़े होते हो, आपको हम 1-2 कदम चलाना भी सिखाते हैं सेम डे, जिस दिन ऑपरेशन हो उसी दिन। नेक्स्ट डे हम आपको अच्छा वॉक कराते हैं, लगभग 50 मीटर के आसपास हम धीरे धीरे वॉकर के सहारे वॉक कराते हैं।
डे 3 ऑपरेशन के तीसरे दिन पे हम आपको सीढ़ियाँ भी चला देते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि 15 दिन तक आप अपना घर का हर काम कर सकते हैं बिना वॉकर की सहायता 15 दिन तक तो अपन को वॉकर के साथ में ही चलना है आइडियली, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडेड सपोर्ट रहता है। जब आप वो सपोर्ट रहता है तो आपको थोड़ा मानसिक रूप से भी रहेगा कि आप गिरोगे नहीं, वो थोड़ा सा एक उसका एडेड साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन 15 दिन बाद में आपको जब चलने लगोगे, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो आपको वॉकर वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट आप 1 महीने के बाद में अपनी गाड़ी चला सकते हो, आप जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो सब आप अपना कर सकते हैं। तो इस दरमियान इसका खर्चा कितना आता होगा? तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट सरकारी अस्पताल में 70,000 से 1 लाख रुपए के तकरीबन रहता है। ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। बात करूँ निजी अस्पतालों की, तो निजी अस्पताल में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के तकरीबन इसकी क्वालिटी मेजर करती है। हाँ, ये जो प्रोस्थेसिस है, ये जो इम्प्लांट है, मतलब ये जो मेटल है जिसको हम आपको इंसर्ट करते हैं, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डिज़ाइन होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है, थोड़ा इस पर डिपेंड करता है कि क्या ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये चीज आउटकम, मतलब ऑपरेशन के बाद में कोई कितना अच्छा चल रहा है, कोई कितना ख़राब चल रहा है, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितना परफेक्टली आपका ऑपरेशन हुआ है। मैं और सिंपली भाषा में बोलूँ तो जितना नज़ाकत के साथ में ये ऑपरेशन होता है उतना अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसा कि आपने बताया नी रिप्लेसमेंट कर दिया है किसी व्यक्ति का, तो इस दरमियान उसके कोई मेडिसिन वगैरह चलती रहती है 15-20 दिन तक? जी, ऑपरेशन करने के बाद में हम आपको हफ्ते 10 दिन के लिए पेन मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि ये एक आम बात है कि ऑपरेशन के बाद में थोड़ा पेन रहता है, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उस टाइम पे हम आपको पेन मेडिकेशन देते हैं। साथ ही साथ में हम आपको ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं, जो बोलते हैं कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बाद में कई बार ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है। उनको अवॉइड करने के लिए हम आपको सिंपल मेडिकेशन देते हैं 15 दिन के लिए, और कैल्शियम विटामिन डी वगैरह देते हैं। परंतु एज सच कोई मेडिकेशंस की आपको ज़रूरत होती नहीं है 2 हफ्ते के बाद में। नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद में अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है इस पर? जी बिल्कुल, ये एक, वो क्या सावधानी बरतें? जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में अगर मान लीजिए किसी मरीज़ के दांत में इन्फेक्शन है या किसी और पार्ट में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है जहां अपन ने ऑपरेट किया है उस नी में। तो ऐसी हालात में हमको ये देखना है कि ऑपरेशन के बाद भी हमको एक पौष्टिक आहार लेना है, हमेशा अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन्स अच्छे से होने चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर किसी के दांत में इन्फेक्शन है, रूट कैनाल हो रहा है या फिर दांत का कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि दांत का इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है बाकी इन्फेक्शन के तुलना में, तो ऐसे में आपको एक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, इसका मतलब है कि आप परहेज के रूप में एंटीबायोटिक ले तो कोई परहेज नहीं है, इन्फेक्शन वहाँ तक नहीं पहुँचे डेफिनेटली। लेकिन ये आपको पूरा डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, कितने दिन के लिए लेनी चाहिए, क्या लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण है कि अगर कहीं और जगह इन्फेक्शन है, उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि क्या मेरे रिप्लेसमेंट पार्ट पे तो असर नहीं पड़ेगा। एक अक्सर कहा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में आप आंगन पर नहीं बैठ सकते या क्रॉस में नहीं बैठ सकते, क्या ऐसा भी कुछ है या सिर्फ मिथ है? जी, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। मैं कहूँगा कि बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन जैसे आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि अपन अपनी संस्कृति में अधिकतर लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो वो कोई परहेज़ नहीं है, वो परहेज़ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको 8 घंटे 10 घंटे आलकती पालकती मार के बैठा रहना पड़ता है, या फिर आपको मैं कहूँगा कि काफ़ी देर तक उकड़ू ही बैठना पड़ता है, तो ये थोड़े से हमको इनको मॉडिफाई करना होगा नी रिप्लेसमेंट के बाद में। जैसे आप थोड़ी गद्दी वाली सीट गद्दी लगा के बैठिए, या फिर आप थोड़ी सी लो हाइट वाली कुर्सी होती है वैसा कुछ कर लीजिए। तो मतलब ये थोड़ी मॉडिफिकेशंस होते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये मॉडिफिकेशन उतने मुश्किल नहीं होते कि कोई कर नहीं पाए, ये आसानी से कर सकते हैं, आसानी से अपनाए जा सकते हैं जी। एक अक्सर सर ये सुनने में आता है कि खटाई, मतलब ज़्यादा खट्टा खाने से भी घुटने में दर्द ज़्यादा होता है, दूसरा खड़े होकर पानी पीने से भी घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है। क्या वाकई में ये मिथ है या वाकई में इनका कुछ अस्तित्व है? नहीं, ये मिथ है, इनका नी पेन के साथ में कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट मिथ है जो कि समाज में प्रचलित है।
और ऐसा क्या कुछ खाया जाए जिससे घुटने की दर्द जैसी गंभीर समस्या का सामना ही ना करना पड़े? कल से ही अपनी डाइट में क्या कुछ ऐसा कुछ इन्वॉल्व किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा, सबसे पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ओवरवेट नहीं हो, वज़न कम रख रहे हो, तो आपको नी पेन की समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा भविष्य में। पहली बात, अगर आपको ऑलरेडी हो गया है तो भी आप कम कीजिए, कम करेंगे तो डेफिनेटली पेन कम हो जाएगा। खाने की अगर मैं बात करूँ तो आप दूध पीजिए, दूध एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। आप अगर आप मांसाहारी है तो आप मांस अंडे वगैरह खा सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर वगैरह में काफ़ी अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। साथ ही साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है जॉइंट में। जैसे मैं कहूँगा कि अब आप स्पोर्ट्स प्लेयर है, आपका काम ही दौड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए खेल में चोट लगती है, अब उस चोट को आप नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो एक प्रोसेस है, मतलब वियर एंड टीयर वाला, मतलब टूट फूट का प्रोसेस है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो कोई भी अगर चोट लगे घुटने में, उसको आप लाइटली ना लें, उसके लिए एक डॉक्टर को आप सलाह करें कि ये समस्या हुई है। हो सकता है कि आपको वो छोटी सी समस्या भविष्य में जाके नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करनी पड़ जाए, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक सर ये कहा जाता है ऑइंटमेंट जब अपन लगाते हैं या फिर स्प्रे का जब आप छिड़काव करते हैं, तो क्या ऑइंटमेंट लगाने के बाद में उस एरिया पे मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर लगा के ही छोड़ देना चाहिए? जी देखिए, ऑइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑइंटमेंट को आप जस्ट लगाइए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये लोकल इरिटेंट होता है। ये क्या करता है कि आपकी वहाँ की लोकल जो नर्व एंडिंग्स होती है उनको ब्लॉक कर देता है। इसको जस्ट लगाइए, मसाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इसको अवॉइड कीजिए। एक सर फ्लोराइड का जो पानी होता है, एक जो हम नॉर्मल TDS वाला पानी पीते हैं, कम TDS वाला, क्या ये भी घुटने से जुड़ी हुई समस्या को क्रिएट करते हैं? बिल्कुल, फ्लोराइड एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली अपने राजस्थान में। फ्लोराइड वाले पानी पीने से अपने घुटने ख़राब होने की जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़ जाती है। आपका घुटना बहुत जल्दी ख़राब होने की कगार पे पहुंच जाता है, ये ज़रूरी है। तो सर अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनको भविष्य में घुटने के दर्द जैसी गंभीर समस्या का सामना ही ना करना पड़े? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे, वज़न कम रखेंगे तो आपका नी में लोड कम आएगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपको कोई नी में चोट लग जाती है, खेलते टाइम पे कोई ट्विस्टिंग इंजरी होती है, कोई लिगामेंट टूटता है, कुछ भी मेनिस्कस टूटता है, जैसे MRI में आता है या डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो उसको इग्नोर ना कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो भविष्य में जाके वो एक जो आपका जोड़ ख़राब होने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट अगर किसी को 60 साल की उम्र में कराना पड़ रहा, हो सकता है आपको 45 या 40 में कराना पड़े, तो उसको अवॉइड नहीं करना। तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा, अपना डाइट बहुत हेल्दी रखिए, कैल्शियम बहुत अच्छा होना चाहिए, विटामिन D अच्छे होने चाहिए। और चौथा चीज़ मैं बोलूँगा, कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो होती है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। जैसे कोशिश कीजिए वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने का, क्योंकि वो लोड कम आएगा, क्योंकि ये, और इस साथ ही साथ में उकड़ू बैठ के अगर कोई खाते हैं तो मैं बोलूँगा कि कोई गद्दी पे बैठे या फिर थोड़ा सा चेयर और इस तरह से कीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोडिंग कम रहेगी वो नी के लिए बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर जागरूक रहने की सख्त ज़रूरत है, और जागरूक रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सर आज आप स्टूडियो में पधारे और इतनी सरल भाषा में इतनी बड़ी गंभीर समस्या के बारे में आपने बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा। फिलहाल स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।